नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने तमाम विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। आज यहाँ मेला प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले 10 जनपदों के मेले संपन्न हो चुके हैं और शानदार। मैं भी अनेक स्थानों पर मैं जाना तो सभी जगह चाहता था, लेकिन उस समय अन्य कार्यक्रम भी लगे हुए थे। लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में आने से पहले जिन जिन मेलों में भी गया, सच में मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी सहकारिता क्रांति करने का काम कर रही है, उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत उत्तराखंड से हुई और आज प्रदेश की सभी 670 सहकारी समितियां पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी हैं। पहले किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता था, जबकि आज एक मोबाइल के माध्यम से विभिन्न जो सेवाएं हैं उनसे हमारा किसान भाई और हमारी बहनें उससे जुड़ रही हैं। यही फर्क है जिन्होंने 60 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया और जो अंत्योदय का सिद्धांत लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कर रही है, जिस प्रकार से व्यवहारिकता को आत्मसात कर रही है, आम जन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज सहकारी समितियां केवल ऋण देने वाली संस्थाएं नहीं रही, बल्कि वो आज जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाइयां दे रही हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में बीमा, पेंशन, बिजली बिल, आधार और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। कांग्रेस के समय में जो सहकारी संस्थाएं बोझ हुआ करती थी, आज वो जनता के लिए सुविधा का केंद्र बन गई हैं। आज उनके लिए कहीं ना कहीं सहायता का काम कर रही हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए सहकारी समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कराया है। कांग्रेस के समय में उनको पारदर्शिता से डर लगता था, ट्रांसपेरेंसी से डर लगता था, क्योंकि अंधेरे में ही उनके जो घोटाले थे वो पलते थे। लेकिन हमारी सरकार में हर फैसला जनता के सामने होता है, जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। आज दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण देकर किसानों और स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आज उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में हजारों, मेरे ख्याल से 16,000 करोड़ रुपया आज जमा है और ये हजारों करोड़ की जमा पूंजी इस बात का प्रमाण है कि जो जनता के बढ़ते हुए भरोसे सहकारिता पर और सरकार पर हो रहा है। अगर किसान का सरकार पर विश्वास न होता तो ये पैसा कभी इतने हजारों करोड़ रुपया सरकारी बैंकों में जमा नहीं होता, क्योंकि पहले के समय में भरोसा टूटता था, जबकि आज हमारी सरकार में भरोसा बनता है। महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता देकर हमने मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। आज लाखों बहनें लखपति दीदी बनकर ये संदेश दे रही हैं कि जब नीति सही हो तो नारी शक्ति किसी सहारे की मोहताज नहीं है। उनके अंदर एक मिशनरी बनकर काम करने का हौसला है, उनके अंदर कौशल है। अनेक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी आज हमारी महिलाएं इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं, इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी उनकी गुणवत्ता है, अच्छी क्वालिटी है, जिसकी मांग आज पूरे देश के अंदर होने लगी है। और सच में मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है
कि जब मैं अपनी बहनों के, अभी मैं कल भी अल्मोड़ा में वहां पूरा बहुउद्देशीय शिविर लगा हुआ था, तो जब बहनों के स्वयं सहायता समूह वाले स्टॉल पर जाता हूं, मैं देखता हूं कि उनके चेहरे पर जिस प्रकार का एक खुशी है, सच में वो मेरा भी बहुत उत्साहवर्धन होता है, मेरे अंदर भी उनसे ऊर्जा मिलती है। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में केआरसी रानीखेत का भ्रमण कर सैन्य अधिकारियों और अग्निवीरों से संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कई अहम घोषणाएं भी की। 4 वर्ष की सेवा के बाद जब रोजगार और स्वरोजगार के भी अनेक अवसर आप सबको मिलने वाले हैं। अभी चाहे वो बीएसएफ में निर्णय लिया गया हो, चाहे हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिए, और हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर अग्निवीरों के उनके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ कि उनको हर तरीके से जो है आगे भी मदद होगी, आगे भी उनको सेवा का अवसर मिलेगा, और पूरी तरह से हम लोग इसके लिए तैयार हैं। अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उनको आज हम लोग देहरादून में और अन्य स्थानों पर जितने भी हमने कहा है, जितने भी हमारे खेल विभाग के जो मैदान हैं, उन मैदानों को हमने कहा है कि जो भी अग्निवीर भारत की सेना के लिए अपनी तैयारी करेंगे, अपना प्रशिक्षण लेंगे, उनके लिए वो मैदानों पर उनको पूरा उपयोग करने के लिए उनको दिया जाएगा। और अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो हमारे युवा हैं, उनको हर प्रकार से मदद भी कर रहे हैं। और उनकी सेवा पूरी होने पर पुलिस है, वन विभाग है, आपदा प्रबंधन है, ऐसे सभी हमारे सरकारी विभाग हैं जो उनके लिए उपयुक्त होते हैं, उन सभी में हमने आरक्षण का भी प्रावधान किया है कि आने वाले समय में एक आरक्षण भी उनके लिए करेंगे कि वो आएंगे तो उनको जो है कहीं अपने अन्य सेवाओं के लिए न जाना पड़े, कहीं इधर उधर न जाना पड़े, कोई परेशान न होना पड़े, क्योंकि हमारी सरकार ये सैनिकों को समर्पित सरकार है। उनके परिवारों के लिए पूरी तरह से उनके कल्याण के लिए उनको प्राथमिकता पर लेकर काम करने वाली सरकार है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, चूंकि आज जिस प्रकार से देश की सेनाओं को मजबूत करने का काम हो रहा है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम भी जो है सैनिकों और उनके परिवारों के लिए, उनके उत्थान के लिए पूरे संकल्पबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट संकल्प है कि देश के लिए बलिदान होने वाले वीरों और उनके परिवारों को किसी भी कीमत पर कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उनके साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी रहेगी, और इसीलिए हमने कुछ निर्णय भी लिए कि शहीदों के जो हमारे आश्रित थे, उनको पहले उनके शहादत के बाद, उनकी वीरता के बाद अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए मिलती थी। हमने प्रावधान किया है कि अब इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए किया गया है। 50 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान कर दिया है। और ये वृद्धि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि हमारे जो बलिदानी हैं, अमर वीर हैं, शहीद हैं, हमारे वीर हैं, उनके प्रति हमारी अटूट कृतज्ञ राष्ट्र की भावना का एक प्रतीक है कि उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक के सभी वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त एवं जो वार्षिकी राशि है, उसमें भी हमने ऐतिहासिक रूप से बढ़ोतरी की है, बढ़ाया है। और परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को जो दी जाने वाली राशि है, वो भी हमने पूरे देश में, अगर कुछ राज्य होंगे तो उन राज्यों में उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां अब 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि का इसमें भी हमने प्रावधान किया है। अशोक चक्र पुरस्कार की एकमात्र राशि को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर हमने 50 लाख रुपए किया है। महावीर चक्र कीर्त चक्र को भी 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए किया है। वीर चक्र शौर्य चक्र की एकमुश्त राशि जो 15 लाख होती थी, उसको भी बढ़ाकर हमने 25 लाख किया है। सेवा पदक सभी प्रकार के एवं अन्य वीरता पुरस्कारों की राशि को भी 2 गुना से अधिक बढ़ाया है। बलिदानी सैनिक परिवारों में एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी हमने निर्णय लिया है। अभी तक 28 ऐसे प्रकरण आए थे। उन 28 प्रकरणों में हमने कार्रवाई की है और 28 लोग, उनके परिजन सेवा में समायोजित हो गए हैं। इसके साथ ही
जो हमारे बलिदानी थे, शहीद थे, वीर थे, उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की समय सीमा उनके शहादत के बाद जो समय सीमा 2 वर्ष का होता था, क्योंकि 2 वर्ष में बहुत सारे लोग आवेदन नहीं कर पाते थे, घर संभल नहीं पाता था, उसको भी बढ़ाकर हमने 5 लाख रुपए 5 वर्ष किया है। और बलिदानियों के आश्रितों को नौकरी पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। शहीद सैनिक, उनकी पुत्रियों के विवाह अनुदान जैसी संवेदनशील योजनाएं आज संचालित की जा रही है। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा का भी प्रावधान किया है। सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीदने, स्टाम्प ड्यूटी में भी हमने 25% की छूट का प्रावधान भी राज्य के अंदर किया है। ये सभी निर्णय हमारे सैनिकों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये ठोस कदम है। और शहीदों की जो शहादत है उसको, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए कि हमेशा उनका स्मरण होता रहे। हमारे नई पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, जवान सभी उनके जीवन से प्रेरणा लें। इसके लिए देहरादून में उत्तराखंड के प्रत्येक शहीद परिवार के आंगन की मिट्टी को ले जाकर गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी किया जाए। चंपावत में गुलदार का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अभी तक जिले में गुलदार जहां 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, वहीं सैकड़ों मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है, जिस वजह से जिले के पर्वतीय क्षेत्र में लोगों में गुलदार की दहशत बनी हुई है। लेकिन बावजूद उसके आदर्श जिला चंपावत में डीएफओ की तैनाती तक नहीं की गई। मामले में दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने कहा कि जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमले को लेकर धामी सरकार काफी गंभीर है। वन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया और वन कर्मियों की ओर से गुलदार प्रभावित क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है। साथ ही जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद भी हो चुके हैं। दर्जा राज्य मंत्री पांडे ने कहा कि जल्द ही जिले में डीएफओ की तैनाती की जा रही है। उन्होंने गुलदार प्रभावित क्षेत्र के लोगों से गुलदार के खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, वन विभाग की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अकेले में वह जंगल न जाए। और जहां तक गुलदार के द्वारा मानव के ऊपर जो संघर्ष है, सामान्यतः इस पर यह बात आई है कि आजकल जंगलों में उसका भोजन कम हो जाता है, तो वह आबादी की ओर ज़्यादा आते हैं। लगातार वन विभाग की टीम जंगलों में गश्त कर रही है। जहां आवश्यकता पड़ रही है पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं और उनको ट्रैंकुलाइज करके उनको घेरने के लिए भी ऊपर से परमिशन ली जा रही है। और वन विभाग इस विषय पर गंभीरता से कार्य कर रहा है और लोगों को जागरूक रहना ही, अकेले जंगल न जाएं, अकेले इधर उधर न जाएं, समूह में जाएंगे तो लोगों को उससे बचत, उसके हमले से बचने का मौका मिलेगा। देखिए, अब डीएफओ की तैनाती भी लगता है कि बहुत जल्दी होने वाली है। वर्तमान में आईएफएस अधिकारियों की उत्तराखंड में काफ़ी कमी चल रही है और उम्मीद है कि चंपावत डिवीजन में जल्दी ही डीएफओ की नियुक्ति हो जाएगी। मंगलौर स्थित झबरेड़ा तिराहे पर बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद बजरंग दल ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। बांग्लादेश में हमारे एक हिंदू भाई को मारपीट करके फिर उसके आग लगा के जला गया। हिंदू समाज पर अत्याचार किया जा रहा है। जिहादियों की मानसिकता खराब हो चुकी है। इनका वहाँ के शासन प्रशासन बांग्लादेश का होश मारना चाहिए। उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके खिलाफ। जितने वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होकर उनके साथ मारपीट कर रही थी, उनके साथ जैसी घटना का अंजाम दिया, उन्हें सबको फांसी होनी चाहिए। हमारे उन्हें जो है 4 किलोमीटर तक एक रस्सी में बांध खींचा गया और फिर पेड़ में बांध करके उनको पेट्रोल छिड़क करके आग दे दी गई। ऐसा
कृत्य वहाँ हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और उनके लिए ये ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय से भी चाहते हैं कि उन कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण और सफाई व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चिन्हित अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। साथ ही डीएम ने जिले के स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए चल रहे सफाई अभियान में और तेजी लाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड NHI नगर निगम को अपनी अपनी भूमि और क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और नियमित सफाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। आगामी कुंभ मेले को देखते हुए जितने भी हमारे यहाँ पर सरकारी ज़मीनें हैं, भले वो यूपी सिंचाई की हो, उत्तराखंड सिंचाई की हो या फिर हमारे NH के जो रास्ते हैं, उन सबको सुव्यवस्थित हो और वहाँ पर अतिक्रमण बिल्कुल ना हो, इसी को लेकर सभी जगह अभियान चलाया जा रहा है। आज भी एक समीक्षा बैठक की गई जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को मिशन स्तर पर ये कार्य करने को कहा गया है कि वो सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ करें। जहाँ जहाँ अतिक्रमण ऑलरेडी चिन्हित कर लिया गया है वहाँ पर नोटिस देते हैं ताकि आने वाले समय में अतिक्रमण हटाएं। NH को भी बोला गया है कि नेशनल हाईवे के आसपास, क्योंकि अभी घना कोहरा आदि की संभावना है और एक्सीडेंट्स की भी प्रोन हो जाता है, तो अतिक्रमण बिल्कुल ना होने दें नेशनल हाईवे के आसपास, जिससे कि कोई एक्सीडेंट की चांसेस ना हो। और इसके अतिरिक्त जो वेस्ट मैनेजमेंट की जो समस्या रहती है मेन हमारे हर की पौड़ी और उसके आसपास, वहाँ पर नगर निगम के द्वारा एक प्लान बनाया गया, उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है कि कैसे आने वाले मेलों में या स्थानों में हम कचरा प्रबंधन और बेहतर कर सकेंगे। सभी के द्वारा सफाई अभियान में योगदान दिया जा रहा है, उसके बारे में भी आज विस्तृत समीक्षा की गई है कि कोई भी इनके एरिया में जिस भी विभाग का जो भी क्षेत्र हो वहाँ पर कोई भी कचरे का ढेर आदि ना दिखाई दे, कचरे का प्रॉपर निस्तारण हो, इसीलिए सभी लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करें। थराली के मोहनगिरी में नगर पंचायत की अध्यक्ष सुनीता रावत ने सरकार पर आपदा प्रभावितों को सुविधा न देने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। हमारे द्वारा SDM सर को ज्ञापन दिया गया है और हमारा शिष्टमंडल वहाँ पर गया था और काफ़ी लोग थे और हमारा मेन मुद्दा था कि जो आपदा से प्रभावित हॉस्पिटल हमारा अस्थायी रूप से चल रहा है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट किया जाए 1 हफ्ते के भीतर। अदरवाइज़ हमारे द्वारा चेतावनी दी गई है कि हम क्रमिक अनशन करेंगे। और दूसरा हमारा मुद्दा है कि जो इतनी क्षति हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी को हुई है और व्यक्तिगत प्रॉपर्टी को हुई है, उसमें अभी कुछ भी निर्माण कार्य नहीं हुए हैं। काफ़ी क्षति हमारी नगर पंचायत थराली को 22 तारीख की आपदा में हुई थी और अभी भी कोई भी निर्माण कार्य यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है और न ही नगर पंचायत को कोई ऐसा बजट आवंटित अभी तक हो पाया है ताकि हम उसमें निर्माण कार्य कर सकें। उसमें हमारा पहला तो ये है कि जो भी आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसमें सुरक्षात्मक कार्य हों और जो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं उन लोगों को विस्थापन अगर दिया जा रहा है तो वो जोशीमठ की तर्ज पे दे, क्योंकि उनकी संपत्ति का आकलन करके उनका विस्थापन किया जाए ताकि लोग अपना फिर से आशियाना बना सकें और अपने घरों में रह सकें। जैसा कि आपने देखा कि आज यहाँ पे नगर पंचायत और व्यापार मंडल के कुछ प्रतिनिधि हमारे यहाँ पे आए थे, वो उनके द्वारा कि विगत जो अगस्त माह में आपदा आई थी उसके बाद विभागों के द्वारा काम नहीं किया गया है और जो गड्ढे हमारे यहाँ पर हैं उनमें मलबा उठाने का काम नहीं किया गया है। PWD की संबंधित कुछ शिकायतें थी और एक मेन जो शिकायत इनकी थी कि जो हॉस्पिटल है वो ऊपर बाजार में चल रहा है, उसको पुरानी जगह पर शिफ्ट किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आज एक लेटर जारी कर दिया है। इन संबंधित जो विभाग हैं इनके साथ हम नगर पंचायत को लेकर एक बैठक करने वाले हैं शुक्रवार या शनिवार को और उसके बाद देखेंगे कि क्या इसमें कुछ हो सकता है। और जहाँ तक हॉस्पिटल शिफ्ट होने का प्रश्न है तो इसमें मैं स्वयं जो है एक बार मौका निरीक्षण करके देखूंगा क्या स्थिति है, उसके बाद अगर संभव होगा तो हॉस्पिटल को यहाँ शिफ्ट करवा देंगे। उत्तराखंड पुलिस के राज्य आपदा प्रतिवादन बल SDRF इकाई ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्ट कार्यकुशलता का प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपदा प्रबंधन और जटिल बचाव अभियानों में असाधारण सेवा के लिए अमेरिकी दूतावास ने SDRF उत्तराखंड पुलिस को विशेष स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। लक्सर में कुछ दिनों से सूखी ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो गया है, जिसके चलते कोतवाली पुलिस ने एक नई पहल की है, जिसमें लक्सर CO नताशा सिंह ने कोतवाली पहुंचकर सभी गांव के चौकीदारों से मुलाकात करते हुए उनकी जन समस्याओं को सुना और उसके बाद उन्हें कंबल वितरित किए। ठंड से बचाव के लिए चौकीदारों को कंबल वितरित किए गए हैं।
आपको विदित है कि कुछ समय से उत्तरी भारत में काफ़ी ठंड व कोहरे का प्रकोप जारी है। इसी के संदर्भ में आज लक्सर कोतवाली में हमने हमारे जितने समस्त ग्राम चौकीदार हैं उनको आमंत्रित किया गया था, तथा क्योंकि वो पुलिस के प्रथम सहयोगी हैं और पुलिस का जितना भी जो गांव में वो उनकी आंख और कान की तरह काम करते हैं। गांव की जितनी भी सूचनाएं होती हैं पुलिस को देते हैं, निरंतर वह गश्त करते हैं और जो पुलिस को जब भी सहयोग की जरूरत होती है तो वो अपना पूरा सहयोग पुलिस को देते हैं। इसीलिए आज उनको ठंड के चलते कंबल वितरित करने का जो कार्यक्रम था उसका आयोजन कोतवाली लक्सर में रखा गया था। साथ ही साथ उनसे वार्ता भी करी गई और जो भी उनकी समस्याएं थी उनको सुना गया। साथ ही साथ उनको ये भी बताया गया कि सारे अधिकारी एवं जो थाने के जितने अधिकारी एवं कर्मचारीगण हैं और मैं भी उनकी जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। उनसे नशे के बारे में जाना गया। किसी भी ग्राम में या किसी भी जगह पे कहीं अगर अवैध शराब या नशा वितरित हो रहा है तो उन्हें बताया गया कि तुरंत थाने पे सूचना दी जाए। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में लैब कर्मचारी हत्याकांड का पुलिस ने करीब 11 महीने के बाद खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार किया है, जिसने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गोली मारकर हत्या की थी। एसएसपी ने बताया कि लंबे समय तक सुराग न मिलने पर मामले की जांच एसपी सिटी के नेतृत्व में विशेष टीम को सौंपी गई थी। पिछले 1 साल से ये केस अनवर्कड आउट चला आ रहा था। थाना गढ़मीरपुर, ये थाना जो हमारा रानीपुर है उसके गढ़मीरपुर इलाके में ये घटना हुई थी, जिसमें जो मृतक है वसीम, ये हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियन का काम करता था और इसकी कोई जाहिरा रंजिश भी सामने नहीं आ रही थी। पिछले 1 साल से पुलिस इस पर लगातार काम कर रही थी। पिछले कुछ समय में पुलिस के द्वारा इसमें जो प्रयुक्त स्कूटी है उसके बारे में जानकारी और किन लोगों के जो इसके संपर्क में आए हैं उसके बारे में जानकारी की गई। तो एक नया एंगल इसमें सामने आया था कि जो मृतक है वो एक महिला के साथ संपर्क में पूर्व में था, जिसको वो फ़ोन और मैसेजेस कर रहा था। उस महिला के जो वो होमगार्ड में थी, उसका एक जो पुरुष मित्र था वो भी होमगार्ड में है, जो अभियुक्त भी है, उसके द्वारा इस पर आपत्ति भी की जा रही थी और उसी के ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उसने उसको हिरासत में लिया था और उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरे घटनाक्रम को स्वीकार भी किया है और इस घटना में प्रयुक्त जो तमंचा है उसको भी उसने रिकवर कराया है। इस पूरे घटनाक्रम में अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में उसे भेजा जाएगा। आगे विवेचना प्रचलित है, जिस भी प्रकार से आगे चीज़ें आएंगी उसको विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।